छेदीलाल की चिट्ठी। बादलपुर नाम के एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आके रुकती है। ट्रेन में से एक पति पत्नी बाहर आते हैं। अरे भाग्यवान, जल्दी जल्दी चलो, बरसात का मौसम है, घर भी तो पहुंचना है। रामलोचन और उसकी पत्नी रीता बरसात होने से पहले पहले अपने घर पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार घर पे कब्जा न कर ले ये सोचकर हम शहर से गांव में आ तो गए, मगर यहाँ कमाई कितनी होगी, घर कैसे चलेगा। रामलोचन, क्या करे भाग्यवान, हम गरीब की जिंदगी ही ऐसी होती है, एक चीज को बचाने के लिए दूसरा चीज छोड़ना ही पड़ता है। मगर तुम चिंता मत करो, मैंने अपने जीजा जी से बात की है, एक कुरियर कंपनी में एक कुरियर बॉय की जगह खाली है, मैं कल वहीं जा रहा हूँ बात करने। अगले दिन वह कुरियर बॉय की नौकरी के लिए पता करने चला जाता है। सर, मुझे बुल्लन जी ने भेजा है, आपसे बात हुई होगी कुरियर बॉय की नौकरी के लिए, मैं उनका साला हूँ। हाँ, बात तो हुई थी, मगर तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता है ना। रामलोचन कहता है कि उसे थोड़ा बहुत ही पढ़ना लिखना आता है, मगर वह अपने बॉस को विश्वास दिलाता है कि वो ये कुरियर का काम कर सकता है। अगले ही दिन से वह डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। वह अपने काम बहुत ही ईमानदारी से करता है, मौसम चाहे जैसा भी हो, चाहे देर ही क्यों न हो जाए, वह अपना सारा डिलीवरी करके ही घर जाता था। रामलोचन, तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, कंपनी का नाम सुधर रहा है। तुम्हारे टाइम पे डिलीवरी देने की वजह से कंपनी ने फैसला किया है कि हर महीने तुम्हें बोनस देंगे। खुश हो जाओ, अगले महीने से तो तुम्हें डबल सैलरी आएगी। सर, इसमें मेरी कोई जीत नहीं है, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, फिर भी आपने विश्वास करके मुझे नौकरी दी, ये सब आपके विश्वास का ही फल है। एक दिन रामलोचन को उसका बॉस खास बुलाकर कहता है, ये जो 4-5 चिट्ठी मेज पे पड़ी है, ये बहुत ही जरूरी है, आज के आज ही डिलीवरी देनी है। कस्टमर ने 2 गुना ज्यादा पैसा दिया है, अगर गड़बड़ हुई तो पगार कट सकती है या शायद बोनस भी। आप जरा भी चिंता मत करो, अगर डिलीवरी आज की है तो आज ही होगी, देर सवेर मैं चिट्ठी की आज ही डिलीवरी कर दूंगा। चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते रामलोचन को भूख लग जाती है, तो वह नाश्ता करने एक ढाबे पे रुकता है। अभी तो आधा दिन बाकी है और एक ही चिट्ठी पहुंचानी है, कहते हुए जैसे ही वह चिट्ठी निकालता है तो सन्न रह जाता है। हे भगवान, ये कैसी चिट्ठी है, इसमें तो बस गांव का नाम ही लिखा है, कैसे पता चलेगा कि चिट्ठी किसको देनी है। ना तो भेजने वाले का नाम है और ना ही उसका नाम है जिसको चिट्ठी पहुँचानी है। रामलोचन बहुत ही चिंता में जबलपुर की ओर निकल जाता है। वह पूरा दिन भटकता है, मगर उसे चिट्ठी का पता नहीं चलता, कोई भी व्यक्ति उसे वह पता नहीं बता पाता। फिर हारकर वह जबलपुर के चौक पे चाय पीने के लिए रुकता है। रामलोचन बहुत ही चिंता में बैठा होता है, तभी चाय वाला चाचा, बेटा बहुत चिंता में लग रहे हो, क्या बात है, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, बहुत ही व्याकुल हो तुम। चाचा जी, क्या बताऊँ, मैं एक कुरियर कंपनी में काम करता हूँ, मगर आज एक ऐसी चिट्ठी हाथ लगी है जिसमें ना तो भेजने वाले का नाम है और ना ही उसका नाम है जिसको पहुँचानी है, ना ही घर का कोई नंबर लिखा है। चिट्ठी आज के आज ही पहुँचानी है, वरना बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। मैंने पूरे गांव में पता कर लिया, मगर किसी को भी इस चिट्ठी का पता नहीं मालूम। चाय वाला चाचा, तेरी समस्या के हिसाब से जबलपुर में एक ही व्यक्ति है, गुप्ता जी, जो तेरी मदद कर सकते हैं। अगर उनको समझ में आया तो ठीक है, वरना यहाँ पूरे गांव में उनसे बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं। चाय वाले चाचा से गुप्ता जी का पता पूछकर रामलोचन गुप्ता जी के घर की ओर निकल जाता है। बाय चांस उस दिन गुप्ता जी अपने घर पर ही होते हैं। रामलोचन गुप्ता जी को अपनी सारी समस्याएं बताता है और रिक्वेस्ट करता है कि वह उनकी मदद करे। गुप्ता जी, अगर ये चिट्ठी आज डिलीवर नहीं हुई तो पक्का मेरी तनख्वाह में से पैसे कट जाएंगे, प्लीज मेरी मदद करिए। गुप्ता जी, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर जरा वो चिट्ठी तो दिखाओ मुझे, तभी तो पता चलेगा कि उसमें लिखा क्या है। रामलोचन गुप्ता जी को चिट्ठी देता है। गुप्ता जी बड़े ध्यान से वह चिट्ठी देखते हैं। ये तो बड़ा ही आसान भाषा है, ये तो छेदीलाल की चिट्ठी है। क्या है कि उसकी बीवी पुराने ख्यालात की है, पति का नाम नहीं लेती, इसीलिए इसमें पति का नाम नहीं लिखा है, उसने इशारे में बात की है। गुप्ता जी से छेदीलाल का पता पूछकर रामलोचन खुशी खुशी चिट्ठी पहुंचाने के लिए चला जाता है।